दोस्तों, कैसे हो आप? मेरा नाम है अंकित सिंह पवार और आज हम आ चुके हैं क्विक रिवीजन सीरीज़ के चैप्टर नंबर 11 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में, जहां हम आज क्विक रिवीजन करेंगे थ्रू एनसीईआरटी। आपको एक बात क्लियर कर दूं कि मैंने दो हाइलाइटर्स का इस्तेमाल किया है। पहला है येलो हाइलाइटर, जिससे वो चीज़ डिनोट की गई है जिनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन पेपर में। वहीं रेड हाईलाइटर से वो चीज़ डिनोट की गई है जिनसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखें। बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में क्या होता है? देखिए, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ ओरिजिन, ट्रांसपोर्ट, रिएक्शन, इफेक्ट्स एंड फेट्स ऑफ केमिकल स्पीसीज इन द एनवायरमेंट। यानी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हम किसी भी केमिकल स्पीसीज के ओरिजिन को, उसके ट्रांसपोर्ट को, उसके रिएक्शंस को और उसके इफेक्ट्स और उसका फेट सबको हम इन्वायरमेंट के प्रोस्पेक्टस से देखते हैं कि इन्वायरमेंट में उसका ओरिजिन कहाँ होता है, उसका ट्रांसपोर्ट कहाँ होता है, उसके इन्वायरमेंट पे इफेक्ट क्या होते हैं और उसके कारण आखिरी में रिजल्ट क्या होता है, फेट क्या होता है केमिकल स्पीसीज़ का। सबसे पहले देखिए, जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है उसमें सबसे पहला आता है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इज द इफेक्ट ऑफ अनडिजायरेबल चेंज in our surrounding that have harmful effect on plants, animals and human beings। यानी देखिए, पोल्यूशन क्या होता है? अनडिजायरेबल चेंज होता है हमारे जो भी सराउंडिंग होता है उसमें। यानी अब इसके कारण क्या होता है कि इसका हार्मफुल इफेक्ट होता है। पोल्यूशन का हार्मफुल इफेक्ट होगा प्लांट्स पे, एनिमल्स पे और हम ह्यूमंस पे भी। डायरेक्टली भी होगा, इनडायरेक्टली भी होगा। एंड द सब्सटेंस विच कोसेस पोल्यूशन इज नोन एज ए पोल्यूटेंट। और जिस सब्सटेंस के थ्रू पोल्यूशन होता है उसे हम पोल्यूटेंट कहते हैं। देखिए, एक बात आपको जान लीजिए कि फूड से ज़्यादा एयर, लगभग 12 से 15 टाइम ज़्यादा ह्यूमन बींग्स एयर को कंज्यूम करते हैं। इसके कारण क्या होता है कि माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ पोल्यूटेंट भी हार्मफुल हो सकता है। एंड जो पोल्यूटेंट स्लोली डिग्रेड करते हैं, लाइक फिनाइल ट्राइक्लोरोइथिन DDT जिसे हम कहते हैं, प्लास्टिक मटेरियल, जिनको इन्वायरमेंट से रिमूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये डिग्रेड भी बहुत लेट होते हैं और डिकेड्स तक ये हमारे इन्वायरमेंट में डिके नहीं होते हैं। यानी दशकों तक ये इन्वायरमेंट में जैसे प्रेजेंट होते हैं वैसे ही वो आगे जाने वाले टाइम में भी रहते हैं। एक इंसिडेंस बता दूं आपको। वियतनाम में जब वॉर हुआ था तब एक प्लास्टिक का कप कहाँ सी शोर के किनारे दब गया था रेत में, जो 2021 में निकाला गया, बट उसमें कोई कलर नहीं निकला। ये कारण होता है, ये प्लास्टिक का कप था तो ये इतना असर होता है, प्लास्टिक कभी डिग्रेड नहीं होता। अब यहाँ पे हम सबसे पहले देखिए एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन की बात कर ले। देखिए, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन में क्या होता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसकी थिकनेस हाइट के जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी वैसे उसकी थिकनेस भी बढ़ती जाती है। डाउन मतलब जब हम धरती पे होते हैं यहाँ पे थिकनेस सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर की होगी, यहाँ डेंस होता है। इस एरिया को जिसमें ह्यूमन बींग्स रहते हैं, प्लांट्स रहते हैं, इसको हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं। लोवेस्ट एरिया ऑफ एटमॉस्फेयर, लोवेस्ट एरिया ऑफ रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर को हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं। एंड द ट्रोपोस्फियर के ऊपर लगभग 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर अबोव द सी लेवल जो रीजन प्रेजेंट होता है उसको स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। और हम पोल्यूशन की स्टडी ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर में ही करते हैं। देखिए, जो ट्रोपोस्फियर होता है इसमें स्ट्रॉन्ग एयर मूवमेंट होता है, हवाएं बहुत तेज चलती है, तूफान आते हैं जनरली इस रीजन में। क्लाउड फॉर्मेशन भी इसी रीजन में होता है। एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज जनरली स्टडीड, जैसे कहा कि स्टडी इसको किया जाता है ट्रोपोस्फेरिक या स्ट्रेटोस्फेरिक पोल्यूशन के। यानी यहाँ पे जो भी देखिए, स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन प्रेजेंट होता है। अब ओजोन क्या होता है कि लगभग 99.5% यूवी रेडिएशन को इनिबिट कर देता है, उसको रोक देता है अर्थ सरफेस पे आने पे। इतना इफेक्टिव होता है ओजोन। अब यहाँ पे ट्रोपोस्फियरिक पोल्यूशन की बात कर लीजिए। देखिए, हमने एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन में आए और एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन के सबसे पहले पार्ट ट्रोपोस्फियरिक पोल्यूशन में। देखिए, यहाँ पे ट्रोपोस्फियरिक जो पोल्यूशन होता है वो मेनली दो कारण से होता है। पहला है गैसियस और दूसरा है पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स। यानी यहाँ पे गैसियस पोल्यूटेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं और पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। गैसियस पोल्यूटेंट्स में कौन से आते हैं? पहले ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोकार्बन्स, ये सब गैसियस एयर पोल्यूटेंट्स में आते हैं। वहीं पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स में डस्ट आता है, मिस्ट आता है, फ्यूम्स आता है, स्मोक्स आता है,
एंड स्मोक भी आता है। सो सबसे पहले हम यहाँ से डिस्कस करना चाहते हैं गैसियस एयर पोल्यूटेंट्स की। तो इसमें सबसे पहले जो आता है वो है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। देखिए ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर में देखिए जो मोस्ट कॉमन स्पीसीज प्रेजेंट होती है सल्फर की वो है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में। इसका जो लो कंसंट्रेशन है वही इतना ख़राब होता है कि ये रेस्पिरेटरी डिसीज लाइक अस्थमा, ब्रोंकाइटिस या एम्फाइसीमा कोस करता है ह्यूमन बींग्स में। वहीं इसका हाई कंसंट्रेशन के कारण क्या होता है कि प्लांट्स की जो फ्लोवर बड्स होती है वो स्टिफ हो जाती है, कड़क हो जाती है, सूख जाती है और फाइनली गिर जाती है। तो यहाँ पे प्लांट्स को बहुत नुकसान होता है SO2 के हाई कंसंट्रेशन पे। एंड देन हम बात करते हैं, देखिए जो SO2 होता है वो SO3 में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पार्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट होते हैं पोल्यूटेड एयर में, उनके कारण सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। एंड ये रिएक्शन कि सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड इसको प्रमोट ओजोन भी करता है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी करता है, या इन दोनों रिएक्शन से भी ये प्रमोट किया जा सकता है सल्फर ट्राइऑक्साइड में। अब बात आ जाती है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की। देखिए हाई एल्टीट्यूड्स की बात करते हैं। ट्रोपोस्फीयर में हाई एल्टीट्यूड पे जहाँ पे लाइट चमकती है, लाइट स्ट्राइक होती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाती है। अब जो नाइट्रेट होता है ये वाटर के साथ सोइल में मिलता है, पानी गिरता है सोइल के साथ पानी में मिलता है और वॉश अवे हो जाता है, बह जाता है। सो अब यहाँ पे ये एक तरह से देखिए सोइल के लिए ये एक तरह से फर्टिलाइजर का काम करता है, नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर, नाइट्रेट जो यूज़ होते हैं अमोनिया फॉर्मेशन में, हमने पढ़ा है बायोलॉजी में ये चीज़। अब यहाँ से बात करते हैं कि देखिए ऑटोमोबाइल इंजन होते हैं जिनमें फॉसिल फ्यूल बर्न होते हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड डाई नाइट्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन यानी N2 और O2 दोनों एक दूसरे से लगभग 1483 केल्विन के टेम्परेचर पर रिएक्ट करते हैं और यहाँ से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहाँ से क्या होता है कि NO भी बनता है और NO2 भी बनता है। यानी कैसे कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है वो इंस्टेंटली ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देता है। यानी डाई नाइट्रोजन और डाई ऑक्सीजन दोनों हाई टेम्परेचर पे एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे और नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रिक डाइऑक्साइड यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोनों ही बन जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जो हायर कंसंट्रेशन ऑफ NO2 है वो प्लांट्स की पत्तियों को, लीव्स ऑफ प्लांट्स एंड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दोनों को अफेक्ट करता है, दोनों खराब होते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड इज अ लंग इरिटेंट, ह्यूमंस में ये लंग्स में इरिटेशन करवाता है और एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसीज करवा देता है चिल्ड्रंस में, यानी चिल्ड्रंस के लिए बहुत हार्मफुल होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब बात आ जाती है हाइड्रोकार्बन्स की। देखिए हाइड्रोकार्बन्स में क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है, बट ये कार्सोजेनिक होते हैं, याद रखिए ये कार्सोजेनिक होते हैं और कैंसर कोज करते हैं। इसलिए और प्लांट्स को भी देखिए, ये तो एनिमल्स के लिए हो गया, अब प्लांट्स में भी ये एजिंग कोज करवा देते हैं प्लांट की और ब्रेक डाउन ऑफ टिश्यू करवाते हैं, उनकी पत्तियों को झड़वा देते हैं एंड फ्लावर्स का भी शेडिंग हो जाता है, ट्विग्स का भी शेडिंग हो जाता है। अब बात आ जाती है ऑक्साइड ऑफ कार्बन की। तो कार्बन में सबसे पहला आता है कार्बन मोनोऑक्साइड। न्यूट्रल है, कलरलेस है, ओडरलेस है, हाईली पॉइजनस है। अब क्या होता है कि ये फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका फॉर्मेशन होता है इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन, यानी कार्बन का इनकम्प्लीट कंबशन होता है तब जाके, यानी यहाँ पे लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होगा, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हुआ जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड बना। और ये देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड मेनली रिलीज होता है ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से, यानी जो हमारे ऑटोमोबाइल्स जैसे मोटरसाइकिल, कार यूज़ करते हैं, इनके जो एग्जॉस्ट होते हैं उनमें कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा प्रेजेंट होती है। अब इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है, देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो कि लगभग 300 टाइम्स ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू हीमोग्लोबिन। जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है जिससे ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है उससे ज़्यादा 300 टाइम्स ज़्यादा स्टेबल होता है। इसके कारण क्या होता है जी, जो RBCs की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो घट जाती है और ज़्यादा सीवियर लेवल पे एस्फिक्सिया के कारण, एस्फिक्सिया मतलब जो भी सांस की कमी के कारण, यानी सांस की कमी के कारण आदमी मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। अब बात आ जाती है, देखिए जो प्रेग्नेंट वुमेन होते हैं उनमें भी बहुत सारी ऐसी लेडीज़ होती है जिनकी स्मोकिंग की हैबिट होती है। जब प्रेगनेंसी की कंडीशन होती है तब ये चाइल्ड पे बहुत बुरा अफेक्ट करता है और प्रीमेच्योर बर्थ हो जाते हैं, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो जाता है। यानी देखिए तीसरे महीने से पहले अबॉर्शन हो सकता है, मतलब पॉसिबल है कभी भी स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन की यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड
मेनली प्रेजेंट होता है 0.03% इन द एटमॉस्फेयर। जैसे नॉर्मल कंडीशन तो ये होती है। अब इसका जैसे जैसे हमारे ग्लोबल वार्मिंग होती है, जैसे जैसे हमने प्लांट्स को काटा, वैसे वैसे डिफॉरेस्टेशन के कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन वो 0.03 से 0.04 से लेके 0.05 तक हो गया। अब इसके कारण क्या होता है कि ये जो कंसंट्रेशन होता है 0.05 से अबो वाला, ये कंसंट्रेशन हार्मफुल होता है प्लांट्स के लिए यहाँ पे। इसके कारण क्या होता है कि जो अर्थ का रेडिएशन होता है, जो सन का रेडिएशन, वो एक्सकेप नहीं हो पाता है बाहर, और यहाँ पे हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर हो जाती है, और इस हीटिंग को हम ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग को डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, लगभग 75% ऑफ द सोलर एनर्जी रीचिंग द अर्थ इज अब्जॉर्ब बाय द सरफेस, यानी जितना भी सोलर रेडिएशन आया उसका लगभग 75%, 3/4% पोर्शन हमारा जो सरफेस होता है, अर्थ सरफेस, वो अब्जॉर्ब कर लेता है। इसके कारण उसकी हीटिंग हो जाती है, थोड़ा गर्म हो जाता है। बट जो 25% होता है वो रिफ्लेक्ट बैक होता है। बट इसमें भी क्या होता है कि जैसे गैसेस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये क्या करते हैं, ये उस 25% रेडियस में से भी कुछ पार्ट को अब्जॉर्ब कर लेता है। इसके कारण क्या होता है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। देखिए, एक सर्टेन लिमिट तक ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ तक कि जैसे जो पोलार रीजन होते हैं, जहाँ पे सनलाइट की लिमिटेड कंडीशन होता है, वहाँ पे ये बहुत अच्छा, यहाँ पे ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं, जिससे प्लांट का वेजिटेशन वहाँ पे उगाया जा सकता है। कभी कोई इवेंट, कोई ह्यूमन रहते हैं वहाँ पे, आर्टिफिशियली उगाया जाता है, तो ये वहाँ पे बहुत हेल्पफुल रहता है। बट जब ये एक सर्टेन लिमिट क्रॉस कर देता है, तो यही चीज़ हमारे टेम्परेचर को बढ़ाती है, जिससे जो हमारा एटमॉस्फेरिक बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, और बहुत सारे जैसे फ्लड्स आ जाती है, और यहाँ पे हमारे बहुत सारे ऐसे रीज़न होते हैं। अल नीनो इफेक्ट भी इसी का एक कारण होता है। तो इसी के कारण हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए, हम डिफॉरेस्टेशन को जितना कम कर सके उतना अच्छा है, फॉसिल फ्यूल की बर्निंग ना ज़्यादा करें। अब ये सब चीज़ें कभी हम करते हैं तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग को। अब नया टॉपिक आता है एसिड रेन। देखिए, नॉर्मली जो एयर का जो रेन का जो पीएच होता है वो 5.6 होता है, बट जब पीएच इससे नीचे चला जाता है, यानी पीएच ड्रॉप्स बिलो 5.6, तो उसे एसिड रेन होता है। अभी एसिड रेन होता क्या है? देखिए, एसिड रेन में क्या होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड इसका ऑक्सीडेशन किया, और फिर वाटर से, जब जैसे ये वाटर में देखिए सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होगा, तो ये ऑक्साइड, ये क्या होते हैं कि पहले ऑक्सीजन से ऑक्साइड, ये अपने अपने रिस्पेक्टिव, जैसे सल्फर है, सल्फर ट्राइऑक्साइड में, वाटर ये NO2 है, वो NO2 अब वाटर से रिएक्ट करके, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके HNO3 में कन्वर्ट हो गया। वही सल्फर H2SO4 में करवा। अब ये क्या होता है, जैसे पानी के साथ ज़मीन पे आता है। अब ये जो कंडीशन होती है इसे हम एसिड रेन कहते हैं, जो कि एग्रीकल्चर के लिए, प्लांट्स के लिए, ट्रीज़ के लिए बहुत हार्मफुल होता है, क्योंकि ये अपने जो भी उसके डिज़ोल्व केमिकल्स होते हैं, जो भी डिज़ोल्व मिनरल्स होते हैं सोइल में, उनको वॉश करके ले जाता है उनमें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। तो यहाँ हमारे एग्रीकल्चर पे बहुत बड़ा इम्पेक्ट पड़ता है एसिड रेन का। अब एक बहुत बड़ा फेमस डैमेज जो भी इफेक्ट होता है एसिड रेन का, वो है ताजमहल का कोरोशन। यानी जो एसिड रेन होती है वो कार्बोनेट से रिएक्शन करवा के कैल्शियम सल्फेट बना देती है। अब जो ये कैल्शियम सल्फेट है ये रेन के साथ बह जाता है, और इसके कारण जो हमारे ताजमहल है उसकी ब्यूटी है वो लॉस्ट हो गई। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ प्लान्स एग्जीक्यूट करें, यहाँ पे कुछ स्टेप उठाए, जैसे मथुरा रिफाइनरी है, इसमें क्या हुआ कि इसको पहले इसमें चेक्स दिलवाए गए, और यहाँ पे जो भी इमिशन ऑफ टॉक्सिक गैसेज हो उनको चेक किया गया। एंड देन फिर यहाँ पे ताज ट्रेपेजियम का एक कंसेप्ट आया, जिसमें इसके एरिया, ट्रेपेजियम का एक एरिया बना था जिसके भीतर जितने भी रिफाइनरीज थी उनको कम से कम पोल्यूशन करने का चेक्स लिए गए, गवर्नमेंट ने चेक्स इंट्रोड्यूस किए। अब बात आ जाती है पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स की। देखिए, जो पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स है उनमें सबसे पहले आते हैं स्मोक पार्टिकुलेट। देखिए, स्मोक पार्टिकुलेट्स में सॉलिड होता है, मिक्सचर ऑफ सॉलिड और लिक्विड, जो कि ऑर्गेनिक मैटर के कंबशन के दौरान बनते हैं, जैसे सिगरेट स्मोकिंग, स्मोक ऑफ
बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, इसके कारण जो भी स्मोक पार्टिकुलेट्स है उनका फॉर्मेशन होता है। वहीं डस्ट की बात करिए, देखिए डस्ट होता है फाइन सॉलिड पार्टिकल्स, लगभग इनका जो डायमीटर होता है ओवर 1 माइक्रोमीटर होता है। और ये क्रशिंग, ग्राइंडिंग और एट्रीब्यूशन ऑफ सॉलिड मटेरियल, जैसे हम मान लीजिए गिट्टी की खदान है, तो गिट्टी की खदान में जब खोदते हैं तो जो पत्थर निकलता है उसकी ग्राइंडिंग होती है, क्रशिंग होती है, तो उसके कारण क्या होता है कि डस्ट भी रिलीज होती है, तो इसके कारण वहाँ पे पोल्यूशन होता है। अब यहीं पे ये एक बहुत टिपिकल पार्टिकल है, ये बहुत टिपिकल एग्जाम्पल है पार्टिकुलेट इमिशन का। अब यहाँ पे मिस्ट की बात कर लीजिए, देखिए हम लिक्विड्स या वेपर्स, देखिए इट इज़ मिस्ट आर द प्रोड्यूस्ड बाय पार्टिकल्स ऑफ स्प्रे लिक्विड्स एंड बाय कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स इन एग्जांपल एयर। अब इसके कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, देखिए एग्जांपल से अच्छे से समझ में आएगा। एग्जांपल होते हैं जैसे हम पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं, तो पेस्टिसाइड क्या होता है कि सारे के सारे टारगेट प्लांट पे तो नहीं जाता, कुछ टारगेट मिस भी कर देते हैं। अब इसके कारण क्या होता है कि वो एक तरह से जो हमारे यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि जो पार्टिकुलर में था यहाँ पे जो मिस कर जाता है, उसके कारण क्या है, मिस्ट फॉर्मेशन हो जाता है। जो मिस कर गया स्प्रे, अपना टारगेट मिस कर गया, वो मिस्ट फॉर्मेशन कर लेता है। इसके कारण क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में कहीं ना कहीं हमारे अदर प्लांट्स को या ह्यूमन भी नुकसान पहुँचता है। अब फ्यूम्स की बात कर लीजिए, फ्यूम्स में भी ऐसे ही कुछ होता है। यहाँ पे क्या होता है, सब्लिमेशन होता है, डिस्टिलेशन या बॉइलिंग की बात करती है, तो यहाँ पे ऐसे कुछ रिफाइनरीज में ये यूज़ होता है। या फिर हम जैसे मान लीजिए कभी HCl का हमने देखा था, HCl के जब प्रोडक्शन में वहाँ पे वो कॉर्नर पे फ्यूम्स, वाइट फ्यूम्स बनते हैं HCl फॉर्मेशन के कारण, ये प्रैक्टिकल में यूज़ होता है, हम इसको भी समझेंगे बाद में। द इफेक्ट ऑफ पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स आर लार्जली डिपेंड अपॉन साइज, यानी इफेक्ट ऑफ पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स वो डिपेंड करता है उसके साइज़ पे। जैसे कभी 5 माइक्रोमीटर से बड़ा होगा तो वो नेसल पैचेस में ही लुक जाएगा, बट कभी 10 माइक्रोमीटर के आसपास की रेंज हुई पार्टिकल्स की तो आसानी से लंग में एंटर कर जाएगा और लंग को डैमेज कर देगा। अब यहाँ पे एक और पार्टिकुलेट मैटर होता है, जैसे पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट है वो है लीड में भी देखिए ये मेजर एयर पोल्यूटेंट था। पहले गवर्नमेंट ने क्या होता कि जो पेट्रोल या डीजल उनमें लीड मिक्स होता था, इसके कारण क्या होता है कि लीड का क्या नुकसान होता था कि यहाँ पर ये RBC के मैच्योरेशन और उसके डेवलपमेंट को इंटरफियर कर देता। ये नुकसान गवर्नमेंट ने देखा और इस पर प्रिवेंशन किया गया और अब हमें लीड फ्री पेट्रोल मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। अब नया टॉपिक आता है स्मोक होता क्या है, स्मोक होता है स्मोक और फोक का मिक्सचर, यानी दोनों मिलके स्मोक और फोक मिलके स्मोक बनाते हैं। तो इसका क्लासिकल स्मोक, देखिए 2 तरह के स्मोक होते हैं, एक क्लासिकल एक फोटोकेमिकल। क्लासिकल स्मोक में क्या होता है, इस क्लासिकल स्मोक कूल ह्यूमिड और ह्यूमिड क्लाइमेट में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है कि ये मिक्सचर होता है स्मोक का, फोक का, सल्फर डाइऑक्साइड का, और ये केमिकली एक रिड्यूसिंग मिक्सचर होता है, इसलिए इसको रिड्यूसिंग स्मोक कहा जाता है। वहीं फोटोकेमिकल स्मोक होता है जो वार्म, ड्राई और सनी क्लाइमेट में होता है, यहाँ पे गर्मी थोड़ी पड़ती। तो ये जो मिक्सचर होता है ये होता है, देखिए यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो कि ऑटोमोबाइल्स या फैक्ट्रीज के दौरान के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। अब इसका जो एजेंट होता है ये ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है फोटोकेमिकल स्मोक, तो इसे हम ऑक्सीडाइजिंग स्मोक कहते हैं। अब फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक की बात कर लीजिए, तो इसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स जो कि हमारे ऑटोमोबाइल से निकलते हैं, और जो नाइट्रिक ऑक्साइड होते हैं, ये क्या होता है कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है थ्रू द एक्शन ऑफ सनलाइट। अब यहाँ पे क्या होता है, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो वापस नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, एंड देन एक नेसेंट ऑक्सीजन निकल गया। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन बहुत रिएक्टिव होता है और ये क्या करता है कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करके नेसेंट ऑक्सीजन O2 से रिएक्ट करके ओजोन बना लेगा। अब जो ये ओजोन है, ये ओजोन रेपिडली रिएक्ट करेगा नाइट्रिक ऑक्साइड से और यहाँ से बन जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि एक ब्राउन गैस होता है और एक ब्राउन हेज का फॉर्मेशन करवा देता है, जो कि बहुत नुकसानदायक होता है, बहुत भयंकर नुकसान पहुँचाता है। अब जो ओजोन होता है वो एक टॉक्सिक गैस होता है और बहुत नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ओजोन ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये रिएक्ट करते हैं अनबर्न हाइड्रोकार्बन के पोल्यूटेड एयर में, और इसके कारण फॉर्मेल्डिहाइड जैसे, एक्रोलिन जैसे और पेरोक्सी एसाइल नाइट्राइल जैसे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इफेक्ट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक की बात कर ली, देखिए जो ओजोन और
पैरासिटाइल नाइट्रेट होता है, ये पावरफुल आई इरिटेंट होते हैं, इनसे आई में इरिटेशन होता है। वहीं फोटोकेमिकल स्मोक की बात कर ली थी तो ये क्रैकिंग ऑफ रबर कॉज करता है, जिसके कारण एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पे नुकसान हो जाते हैं। वहीं प्लांट लाइफ को भी डैमेज करता है। देन हाउ कैन बी ओवरकम फोटोकेमिकल स्मोक, यानी उसको कंट्रोल कैसे करें। देखिए, इसका जो प्राइमरी प्रिकर्सर होते हैं फोटोकेमिकल स्मोक के, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो प्राइमरी प्रिकर्सर होते हैं जैसे फोटोकेमिकल स्मोक के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या हाइड्रोकार्बन, कभी इनको कंट्रोल कर दिया जाता है तो जो सेकेंडरी प्रिकर्सर होते हैं जैसे ओजोन या पान, जिसको पैरासिटाइल नाइट्रेट बोलते हैं, ये कंट्रोल हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएंगे। और इसके कारण क्या होता है कि हमारा जो फोटोकेमिकल उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। अदर होता है कि हम यहाँ पे कैटालिटिक कन्वर्टर्स का यूज़ करते हैं ऑटोमोबाइल में, जिससे क्या होता है, जो प्रिवेंट करता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन का रिलीज एटमॉस्फेयर में। इसके थ्रू भी हम फोटोकेमिकल स्मोक को कंट्रोल कर। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।